हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरिंदर है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियां देता हूं। मैं यहाँ अपने माता पिताजी के साथ रहता हूं और यहाँ पे मैं पशुपालन का काम करता हूं। हमारे पास कई सारे गाय हैं जिसे मैं पालता हूं और उसके दूध को बेचकर उससे जो हमारी कमाई होती है उन्हीं पैसों से हमारा घर भी चलता है और उन्हीं पैसों से मैं गाय के लिए चारा भी खरीद पाता हूँ। मेरे कई सारे दोस्त जो मुझसे कहते हैं कि यार तू पढ़ा लिखा तो है ही, फिर तू कोई अच्छा जॉब क्यों नहीं कर लेता, तू ये गाय को पालने वाला काम क्यों करता है। पर मेरा मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और वैसे भी जितने पैसे आप खुद के काम को करके कमा सकते हैं उतने पैसे आप किसी प्राइवेट जॉब या फिर सरकारी नौकरी में नहीं कमा सकते, क्योंकि अगर आप दूसरों के यहाँ कोई जॉब करते हैं तो आपको सीमित पैसे मिलते हैं, पर खुद के काम में ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए मैं दूसरों के यहाँ कोई जॉब करने से अच्छा खुद के काम को करना समझता हूँ। मेरे पास कुल 30 गाय हैं और उसके दूध को बेचकर मेरा अच्छा खासा कमाई हो जाता है। पैसे तो कमाने हैं, वो चाहे दूध बेचकर कमाऊं या फिर सरकारी नौकरी करके कमाऊं, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह मैं यहाँ पशुपालन का काम 2 सालों से कर रहा हूँ। मैं दिन के वक्त अपने सारे पशुओं को लेकर मेरे गांव के बाहर वो जो पहाड़ी है उस पर चला जाता हूँ। वहाँ जंगलों में हरे भरे घास हैं, पेड़ पौधे हैं। वहीं मैं अपने सारे गायों को दिन भर घास चराने का काम करता हूँ और रात के वक्त जो चारा मैं पैसे लगाकर खरीदता हूँ वो चारा मैं इन गायों को थोड़ा बहुत खाने के लिए देता हूँ। इससे मेरा काफी ज्यादा पैसे बच जाते हैं, क्योंकि दिन भर तो हमारी सारी गायें जंगलों में घास चरती है। इसी कारण से मुझे ज्यादा चारा भी खरीदना नहीं पड़ता। इसी तरह मैं पशुपालन का काम यहाँ पर करता आ रहा हूँ। पर एक दिन जब मैं अपने सभी पशुओं को लेकर जंगलों में चराने के लिए गया था तब गर्मी का मौसम था और इसी कारण वहाँ जमीन पे उगी हुई घास लगभग सूख चुकी थी। वहाँ पेड़ों के पत्ते भी ऊपर वाले टहनी पर थे, क्योंकि मैं हर रोज यहीं पर अपनी गाय को लेकर चराने के लिए आया करता था। इसी वजह से अब यहाँ गाय के लिए चारा भी बहुत ही कम बचा था। मैं सोचने लगा चलता हूँ जंगल के थोड़ा अंदर चलता हूँ, वहाँ हरे भरे घास होंगे और वहाँ हमारी गायों को भी भरपूर चारा मिल पाएगा। पर वहाँ मुझे अपनी गायों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो जंगल का घना वाला इलाका है। वहाँ जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है जो हमारी गायों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही सोचते हुए मैं अपनी गायों को लेकर जंगल के अंदर की ओर बढ़ चला। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वहाँ जंगल में गायें इधर उधर नहीं भागती है क्या, या फिर वो जंगल में कहीं खो नहीं जाती है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। मैं अपने पशुओं को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और उन्हें भी मुझसे बहुत ही ज्यादा लगाव है। वो कभी भी घास चरने के लिए मुझसे ज्यादा दूर नहीं जाया करते हैं। मेरी सभी गायें हमेशा मेरे आसपास ही चरा करते हैं और फिर शाम होते ही सभी गाय मेरे पास आ जाया करते हैं। इसी तरह मैं गाय को चराते चराते जंगल के अंदर की ओर बढ़े जा रहा था। दिन के लगभग 12 बजे का समय था और धूप काफी ज्यादा होने के कारण अब मुझे काफी ज्यादा प्यास भी लगना शुरू हो गई थी। हर रोज जो मैं अपने साथ बोतल में पानी भरकर लेकर आया करता था वो बोतल मैं आज लाना ही भूल गया था। मैं सोचने लगा अब यहाँ जंगल में पानी कहाँ मिल सकता है, क्या यहाँ आसपास कोई तालाब है। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पिताजी की कही हुई वो बात याद आई। उनका कहना था कि जंगल के अंदर एक बड़ा सा तालाब है, लेकिन वहाँ पे भूत प्रेतों का बसेरा है। वहाँ जंगली जानवरों का खतरा तो है ही, लेकिन उन जंगली जानवरों से ज्यादा खतरनाक वो भूत प्रेत हैं जो एक बार अगर तुम्हारे पीछे चिपक गया तो मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे पिताजी मुझे ये बचपन में बताया करते थे। मुझे हर बार कहा करते थे कि तुम्हें कभी भी जंगल में वो जो तालाब बना हुआ है, जंगल के अंदर वो जो तालाब है उसके आसपास नहीं जाना है, क्योंकि मैं बचपन में भी कभी कभार जब हमारे पास इतनी सारे गायें नहीं थी, जब हमारे पास सिर्फ 2 गायें थी, तब मैं यहाँ जंगल में गायों को चराने के लिए आया करता था बचपन के दिनों में। और तब मुझे पिताजी ये बात बताकर डराया करते थे। पर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और ऐसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मैं भी वहाँ खड़ा सोचने लगा था क्या यार, मैं भी पिताजी की कही गई बातों पर मैं यकीन कर रहा हूँ। भले ही वहाँ जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, वहाँ तालाब के पास जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, लेकिन भूत प्रेत तो नहीं हो सकते। चलता हूँ पानी पीकर आता हूँ।
हमारी गाय भी प्यासी होगी, इन्हें भी मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। इन गायों को भी वहां तालाब में पानी पिला दूंगा और फिर मैं भी अपनी प्यास मिटा लूंगा। यही सोचकर वो जो बड़ा सा पहाड़ था, मैं उसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि मैं आज से पहले कभी भी उस तालाब के पास नहीं गया था और ना ही मुझे ये पता था कि इस जंगल में आखिर वो तालाब है कहाँ पर। यही सोचकर मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर जंगलों में देख रहा था और तभी कुछ ही दूरी पर मुझे वहां एक तालाब दिखाई दिया। मैं भागता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा और अपनी सारी गायों को लेकर उस तालाब की ओर बढ़ चला। कुछ ही देर बाद मैं उस तालाब के पास पहुंचा और वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपनी सारी गायों को पानी पिलाया, फिर मैं भी पानी पिया और तब जाकर मुझे थोड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ था। नहीं तो इस कड़कती हुई धूप में प्यास के मारे मेरे हालत खराब हुए जा रहे थे। अब मैं अपनी गाय को लेकर जंगल के बाहर की ओर निकलना चाहता था, लेकिन वहां तालाब के आसपास हरे भरे घास उगे होने के कारण वहां गायें भी घास चरना शुरू हो गई थी। तो मैं भी सोचा चलो थोड़ी देर रुक ही जाता हूँ, फिर शाम होने से पहले पहले मैं इस जंगल से अपनी गाय को लेकर बाहर निकल जाऊंगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर पड़ी वहां तालाब के दूसरी ओर। तालाब के दूसरी ओर एक पेड़ के पास एक झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी से थोड़े थोड़े धुएं उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस झोपड़ी के अंदर कोई लकड़ी में आग जलाकर या तो खाना बना रहा होगा या फिर वहां कुछ कर रहा होगा। लेकिन इतने घने जंगलों के बीच उस झोपड़ी में आखिर रहता कौन होगा? क्या मुझे वहां चलकर देखना चाहिए? चलता हूँ, अपने गायों को भी साथ लेकर चलता हूँ। इस तालाब के उस पार भी तो हरे भरे घास होंगे, इसी बहाने हमारी गाय भी वहां पर घास चर लेगी और मैं भी झोपड़ी के अंदर देख लूंगा कि आखिर उस झोपड़ी के अंदर है कौन। यही सोचते हुए वहां वो जो तालाब के दूसरी ओर से उस पार जाने के लिए रास्ता गुजरता था, ये रास्ता तालाब के किनारे किनारे से होकर उस पार जाने के लिए बना हुआ था और मैं उस रास्ते से चलता हुआ तालाब के उस पार पहुंचा। वहां भी बहुत ही हरी हरी घास थी और मैं अपनी गायों को वहीं पर छोड़ दिया और मैं चलता हुआ उस झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां झोपड़ी के अंदर से अभी भी थोड़े थोड़े धुएं उठ रहे थे और मैं झोपड़ी के अंदर झांक कर देखने लगा कि आखिर झोपड़ी के अंदर है कौन। लेकिन मैंने देखा वहां झोपड़ी के अंदर तो कोई नहीं था। वहां एक चूल्हा था जिसके अंदर आग जल रहा था। वहां लकड़ियों से आग जल रहा था और उसके ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था जिसके अंदर कुछ सब्जियों को डालकर उबाला जा रहा था। मैं वहां झोपड़ी के अंदर अच्छे से झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। वहां उसी चूल्हे से वो धुएं उठ रहे थे जो झोपड़ी के बाहर की ओर निकल रहे थे। मैं वहां खड़ा थोड़ी देर सोचने लगा, आखिर यहाँ कौन रहता है? यहाँ सब्जियां कौन उबाल रहा है झोपड़ी के अंदर? मैं वहां आसपास देखने लगा, झोपड़ी के पीछे भी जाकर देखा। जब झोपड़ी के पीछे गया तो मैंने देखा वहां झोपड़ी के पीछे एक खेत बना हुआ था जिसमें कुछ फसल को लगाया गया था। ये सब्जियों के फसल थे और मैं सोचने लगा यकीनन यहाँ कोई तो रहता है, यहाँ ये खेती भी करता है और इसी झोपड़ी में रहता है। देखता हूँ कोई तो आएगा, हो सकता है वहां जंगलों में लकड़ियां काटने के लिए गया होगा, आएगा, यहीं पे रुकता हूँ। मैं यही सोचकर उसी खेत से एक मूली को उखाड़ कर खाने लगा। मैं उस मूली को खा रहा था कि तभी मेरे पीछे से किसी की आवाज आई। मैं जब पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा ये एक लड़की थी जिसके कपड़े बहुत ही पुराने से लग रहे थे। ये बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन इसके कपड़े कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े फटे हुए थे। वो अपने हाथ में एक पत्थर के हथियार को पकड़कर मुझसे कह रही थी, कौन हो तुम? और तुम यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? देखो यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मेरे हाथ में ये पत्थर है, इससे मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, भागो यहाँ से। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डर था जो मैं साफ साफ देख पा रहा था। मैं उससे कहने लगा, देखो डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मैं तो यहाँ अपने गायों को चराते चराते इस तालाब के पास आ गया था और तभी मैंने देखा कि तुम्हारे झोपड़ी से इस झोपड़ी से धुएं उठ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आखिर वहां उस झोपड़ी में रहता कौन है, यहाँ इतने घने जंगलों में रहता कौन है। यही सोचकर मैं यहाँ इस झोपड़ी के पास आ गया और मैं यहाँ देखने लगा था, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ चली गई थी। इसी वजह से मैं यहाँ झोपड़ी के पीछे आकर देखने लगा और तभी मैंने तुम्हारे खेत को देखा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे खेत से तुम्हारी मर्जी के बगैर इस मूली को उखाड़ कर खा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और वो लड़की भी मुझसे कहने लगी, अच्छा है जो तुम मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, नहीं तो तुम मुझे नहीं जानते, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम अगर मेरा कुछ नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो मैं तुम्हारा नुकसान पहुंचा दूंगी। तुम्हें पता है मैं एक चुड़ैल हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकती हूँ।
तुम्हारे खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी हंसते हुए कहने लगा, क्या यार तुम भी, मुझे पता है चुड़ैल कैसी होती है, उसकी नाक तो लंबी सी होती है और उसके सर पर सफेद बाल होते हैं, लेकिन तुम्हारे सर पर ना तो सफेद बाल हैं और ना ही तुम्हारी नाक लंबी है, फिर तुम चुड़ैल कैसे हो गई? मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और वो लड़की अभी थोड़ी थोड़ी डर रही थी। उसके हाथ में अभी भी वो पत्थर का हथियार था और वो मुझसे कहने लगी, मैं मानती हूँ कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी तो शक्ति है कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला कर सकती हूँ, तुम्हारा सर तो फोड़ ही सकती हूँ अगर तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो। वो लड़की बार बार मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुमने तो मेरा कुछ नुकसान पहुंचाया नहीं, फिर मैं तुम्हारा क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? अब मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की भी चुप हो गई थी और वो वहां से चलते हुए झोपड़ी के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उसके झोपड़ी के पास आकर देखने लगा। वो लड़की वहां सब्जियां जो उबाल रही थी उसे चूल्हे पर से नीचे उतार दी। वो लड़की वहां पर खाना बना रही थी और मैं उसे कहने लगा, तुम क्या यहाँ पर इस जंगल में अकेली रहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और वो लड़की कहने लगी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैलें तो जंगलों में ही रहती है ना। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, देखो झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हो, तुम भी एक साधारण इंसान हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले जंगल में रहती हो। मैं समझ नहीं पा रहा तुम ऐसे स्थिति में इस झोपड़ी में क्यों रहती हो? मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और वो लड़की भी मायूस थी। उसके बाद वो लड़की कहने लगी, आइए, आप दरवाजे पे खड़ा क्यों हैं? आप झोपड़ी के अंदर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कोई अच्छा इंसान है। आइए, झोपड़ी के अंदर आप आ सकते हैं। फिर मैं भी झोपड़ी के अंदर गया और तब मैंने देखा वहां झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा किताब रखा हुआ था। ये एक बहुत ही पुराना सा किताब लग रहा था और उसके आसपास कई सारे जड़ी बूटी रखे हुए थे। मैं उस लड़की से कहने लगा, वो किस चीज का किताब है? मैं उस लड़की से ऐसा कह रहा था और वो लड़की भी कहने लगी, वो एक औषधि वाली किताब है और उसके आसपास वो जो छोटे छोटे जड़ी बूटी रखे हुए हैं वो भी औषधि ही हैं। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, अच्छा तो अब मैं समझ गया, यानी कि तुम यहाँ पर जंगल में औषधि की तलाश करने के लिए रहती हो। यहाँ इस झोपड़ी में औषधि की तलाश करने के लिए रहती हो। तुम औषधि की तलाश करती हो और फिर उसे बाजार में जाकर, मार्केट में जाकर बेचती हो। मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और वो लड़की मेरे इस बात को सुनकर अपने नजरें झुकाकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई थी। मैं उससे कहने लगा, क्या गलत कह दिया मैंने? आखिर ऐसा क्या बोल दिया मैंने जिस कारण तुम इतना ज्यादा मायूस हो गई हो? मेरे इस बात का उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया और जब मैं उसके पास जाकर देखा तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू है। मैं उस लड़की से कहने लगा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम रो क्यों रही हो? उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि यकीनन इसकी कोई मजबूरी है जिस कारण ये यहाँ जंगलों में रह रही है। इसके हालत भी ऐसे थे जिसे देखकर किसी को भी इसके ऊपर दया आ जाए। मैं उस लड़की से कह रहा था, देखो अगर तुम्हारी कुछ मजबूरी है तो तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ जंगल में क्यों रहती हो? तुम यहाँ जंगल में कैसे आई? मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और तब वो लड़की भी कहने लगी, देखिए मैं आपको एक अच्छा इंसान समझकर इस झोपड़ी के अंदर आने दिया हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप मुझसे कोई भी सवाल करेंगे और मैं आपके उन सवालों का जवाब देती जाऊंगी। वैसे भी अगर मैं आपको अपने मजबूरी के बारे में बता भी दूंगी तो मेरी मजबूरी क्या कम हो जाएगी? देखिए मैं अपने मजबूरी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता, मैं अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। आप भी ऐसे सवाल मत कीजिए। आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर बैठिए। आप वहाँ धूप में खड़े थे, इसी वजह से मैं आपको झोपड़ी के अंदर आने दिया हूँ। अगर यहाँ पर धूप नहीं होते, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही होती तो मैं आपको झोपड़ी के अंदर भी नहीं आने देती। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं भी उसे कहने लगा, यार तुम इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? आखिर ऐसा क्या सवाल कर दिया मैंने? ठीक है, अगर तुम्हें अपने बारे में नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन तुम इतना तो बता ही सकती हो कि जब मैं यहाँ पर आया था तब तुम कहाँ गई थी? तब तुम इस झोपड़ी में नहीं थी, तब तुम कहाँ गई थी? तब वो लड़की कहने लगी, यहाँ इस घड़े में पानी देख रहे हो ना, मैं पानी लाने के लिए ही वहां तालाब के पास गई थी, तालाब से पानी लाने गई थी। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम यहाँ इस जंगल में कितने सालों से रह रही हो? मेरे इस बात को सुनकर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसके बाद वो कहने लगी, 10 सालों से। मैं यहाँ 10 सालों से रह रही हूँ, लेकिन इसके आगे अब कोई भी सवाल मत करना, क्योंकि मैं इसके आगे कोई भी सवालों का जवाब नहीं दूंगी।
हाँ, आप मेरे बारे में ना पूछकर कोई और सवाल पूछिए, मैं उन सवालों का जवाब दूंगी अगर मुझे पता होगा तो। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं भी समझ गया था ये लड़की बुरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बारे में अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो ये थोड़ा सा गुस्सा जरूर हो जाती है। तभी वो लड़की मुझसे कहने लगी थी, खाना बन चुका है, खाना खाइएगा। मैं भी कहने लगा, नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम खाने में क्या बनाई हो? तब वो लड़की कहने लगी, ये सब्जियां हैं, सब्जियां ही खाकर मैं अपनी पेट भरती हूँ। मैं उसे कहने लगा, चावल रोटी ये सब नहीं बनाती हो? तो उसका कहना था, नहीं, यहाँ खेतों में सब्जियां उपजते हैं और मैं सब्जियां खाकर ही 10 सालों से जीवित हूँ, यहाँ 10 सालों से रह रही हूँ। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मुझे उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। कैसे एक लड़की सिर्फ सब्जियां खाकर ही 10 सालों से जीवित है? मैं उसे कुछ और बोलना चाहता था, तभी वो लड़की कहने लगी, शाम होने वाली है, कुछ ही देर में शाम ढल जाएगी और आप यहाँ जंगल में फंस जाइएगा। आप अपने घर चले जाइए, आप यहाँ गाय चराने के लिए आए हैं ना, आप अपनी गायों को लेकर अपने घर चले जाइए। वो लड़की सा कह रही थी और तब मेरा भी ध्यान पड़ा, सच में यहाँ कुछ ही देर में सूरज पहाड़ों के आगोश में समा जाते। और मैं उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पूरी रात इस जंगल में निकालोगी, इसी झोपड़ी में निकालोगी? क्या तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता, भूत प्रेतों से डर नहीं लगता? मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की कहने लगी, डर तो लगता है, लेकिन क्या करूं, मुझे जंगल में ही रहना पड़ता है। मैं यहाँ 10 सालों से रह रही हूँ और अब जैसे आदत सी पड़ गई है, मैं यहीं जंगल में ही रहती हूँ। तब मैं उस लड़की से कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हारा सामना यहाँ पर कभी जंगली जानवर या फिर भूत प्रेत से हुआ है? मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की कहने लगी, अभी शाम हो चुकी है, कल अगर आप यहाँ पर आइएगा या फिर कभी हमारी मुलाकात होगी तब मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अगर मैं अभी इसी वक्त आपको इस सवाल का जवाब देने लगी तो शाम ढल जाएगा और आप यहीं फंस जाइएगा रात भर, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ के जंगली जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ जंगली जानवर इस तालाब में पानी पीने के लिए आते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी आप अपने घर जाइए। वो लड़के ऐसा कह रही थी और मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उस झोपड़ी से बाहर निकला और अपनी सारी गायों को लेकर अपने घर पहुंच गया। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं उन सवालों को कल उस लड़की के पास जाकर पूछने वाला था कि आखिर कोई जंगली जानवर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है रात के वक्त, तो क्या तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? मैं ये सवाल भी पूछने वाला था, लेकिन कल मैं अपने घर में था और सभी गायों को खूंटे से बांधकर उसे थोड़ा थोड़ा चारा खाने को दे दिया। फिर मैं खाना खाया और अपने बेड पर जाकर सो गया। लेकिन आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था, कैसे एक लड़की वहां जंगल में रहती है, उसके हालात कितने बुरे थे, कैसे वो लड़की सिर्फ सब्जियों को ही खाकर 10 सालों से जीवित है। मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था और मैं सोचने लगा, अगर मैं कल जंगल में जाऊंगा, अपने गाय को चराने जाऊंगा, तब मैं अपने साथ एक लंच बॉक्स में उस लड़की के लिए खाना लेकर जाऊंगा। मैं अपने बेड पर लेटा उसी लड़की के बारे में सोच रहा था और फिर सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली सुबह के वक्त और सुबह उठते ही मैं फटाफट फ्रेश हो गया और फिर खाना वाना खाकर 9 बजे के करीब मैं अपनी सभी गायों को लेकर जंगल में पहुंच गया। आज मैं फिर उसी लड़की के पास जाना चाहता था, उसी तालाब के पास जाना चाहता था। मैं अपनी सभी गायों को लेकर उसी तालाब के पास उस ओर पहुंच गया, उस तालाब के उस ओर पहुंच गया जहाँ पे उस लड़की का झोपड़ी था। वहां पहुंचा तो मैंने देखा वो लड़की वहीं उसी झोपड़ी में बैठी उस किताब को पढ़ रही थी। वो जो किताब उस घर के कोने में कल रखा हुआ था, वो औषधि वाली किताब, वो उसे पढ़ रही थी। और मैं उसके पास जाकर कहने लगा, अच्छा है, तुम जानकारियां इकट्ठा कर रही हो, औषधि के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रही हो, ताकि तुम जंगल से ज्यादा औषधि को इकट्ठा कर पाओ और फिर उसे मार्केट में बेच पाओ और फिर ज्यादा पैसे कमा पाओ। मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और वो लड़की मेरे चेहरे की ओर देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। मैं उसे कहने लगा था, यार मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो। तब वो लड़की कहने लगी थी, देखिए, मैं इस किताब को ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ती हूँ। इंसानों की सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान ही होता है। आपके पास जितना ज्यादा ज्ञान है, आप उतने ही ज्यादा धनवान हैं। इस किताब में औषधियों के बारे में बताया गया है और मैं इस किताब को पढ़कर औषधियों को इकट्ठा करती हूँ, लेकिन बाजार में बेचने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों की भलाई के लिए। यहाँ जितने भी औषधियाँ हैं, इन सारी औषधियों को कभी ना कभी मैं इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगी। वो लड़के ऐसा कह रही थी और मैं भी उसे लंच बॉक्स देते हुए कहने लगा था, लो, मैं आज तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, खाना खा लो, फिर हम बातें करते हैं। वो लड़की भी कहने लगी थी,
देखो मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, तुम खाना लेकर क्यों आए? वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा था, यार तुम ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत हुआ करो। देखो तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त समझ सकती हो, मैं तुम्हारा आज से अच्छा दोस्त हूँ, लो खाना खा लो। मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और तब उस लड़की ने भी खाना खा लिया। उसके बाद मैं उस लड़की से कहने लगा, तुम यहाँ रात के वक्त जंगल में अकेली रहती हो, क्या तुम्हें जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते? यहाँ पे भूत प्रेत वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते? तो वो लड़की कहने लगी थी, नहीं भूत प्रेत जंगली जानवर वो तो मेरे दोस्त हैं, वो फिर मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं भी कहने लगा था, अच्छा मजाक करती हो, भला कोई भूत प्रेत कोई जंगली जानवर इंसान के दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो लड़की कहने लगी थी, तुम्हें यकीन नहीं होता? तुम मिलना चाहोगे भूत प्रेत से, जंगली जानवर से? तो मैं भी कहने लगा, बुलाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मिलवाओ मुझे। कैसे मिलवाने वाली हो? मिलवाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भूत प्रेत कोई जंगली जानवर इंसानों का दोस्त हो। तो लड़की कहने लगी, रुको। फिर वो लड़की वहीं अपने झोपड़ी से बाहर निकलकर बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें निकालना शुरू हो गई थी। वो लगातार कू कू की आवाजें निकाले जा रही थी और फिर कुछ ही देर में वहां पे एक बाघ चलता हुआ जंगल की ओर से आया था। एक बाघ जंगल की ओर से चलता हुआ इस लड़की के पास आया था और तब मैंने देखा था वहां आसमान में काले बादल घिरना शुरू हो गए थे। वहां देखते ही देखते आसमान में काले बादल घिर चुके थे और कुछ ही देर में यहाँ तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। वहां सूरज पूरी तरह से बादलों से ढक चुका था और यहाँ धरती पे सूरज की रोशनी अब नहीं पहुंच पा रही थी। और तभी मैंने देखा वहां उस लड़की के आसपास कई सारे सफेद से दिखने वाले परछाई आकर खड़े हो गए थे। और तभी मैंने देखा वहां उस औरत को जो कि काले कपड़े में थी और उसके बाल बहुत ही लंबे लंबे थे। और तभी मैंने उस औरत के चेहरे को देखा, उस औरत का चेहरा था ही नहीं, उसके चेहरे की जगह पे सिर्फ काला अंधेरा था। उस औरत ने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढक रखी थी, लेकिन उसके चेहरे की जगह पे काला अंधेरा और काला धुआं था। मैं हैरान था, कौन है ये औरत और ये लड़की कौन है जिसके भूत प्रेत जंगली जानवर दोस्त हैं? वहां वो बाघ भी उस लड़की के पास ही खड़ा था और उस लड़की को सफेद रंग के परछाई घेर कर खड़ी थी। तब उस लड़की से पूछने लगा, ये काले कपड़े वाली औरत कौन है? ये सफेद परछाई ये तो मैं जानता हूँ कि ये भूत प्रेत हैं, लेकिन ये काले कपड़े वाली औरत कौन है? इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा, इसके बाल इतने बड़े बड़े हैं। तो लड़की कहने लगी थी, ये एक जादूगरनी की आत्मा है और ये मेरी अच्छी दोस्त है। यहाँ पे जितने भी भूत प्रेत हैं ये सफेद परछाई हैं, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये बाघ ये भी मेरा अच्छा दोस्त है। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि कहीं ये लड़की ये भी इंसान है या नहीं, कहीं सच में ये कोई चुड़ैल तो नहीं। मैं उस लड़की से कहने लगा, देखो देखो इन भूत प्रेतों को यहाँ से तुम भगाओ, यहाँ पे ये बाघ है, इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये मेरे गाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे मेरी गायें चल रही है, ये भूत प्रेत ये बाघ मेरी गायों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो लड़की भी हंसते हुए कहने लगी थी, देखो डरो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब भूत प्रेत ये बाघ मेरे दोस्त हैं। और तुम मेरा यकीन मानो, मैं जब तक यहाँ पे हूँ तुम्हारी गायों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम मेरा यकीन मानो, डरो मत। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, यहाँ पे जितने भी भूत प्रेत हैं इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, मुझे डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तुम मुझे इससे मिलवाना चाहती थी ना, मैं इससे मिल लिया, अब इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और तब वो लड़की भी हंसते हुए कहने लगी थी, अच्छा मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी भूत प्रेतों से, तुम मिलना चाहते थे ना, तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा भूत प्रेत कोई दोस्त हो ही नहीं सकता या फिर जंगली जानवर मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। लो अब यकीन हुआ। मैं भी कहने लगा था, हाँ मुझे यकीन हो गया, अब इन्हें जाने के लिए यहाँ से कहो। तब वो लड़की कहने लगी थी, ठीक है। वो लड़की मुझसे इतना बोलकर उन भूत प्रेतों से बातें करने लगी थी। वो कौन सी भाषा में बात कर रही थी ये मैं नहीं समझ पा रहा था, वो कौन सी भाषा में उन भूत प्रेतों से बातें कर रही थी ये मैं समझ नहीं पा रहा था। और कुछ ही देर में वहां पे जितने भी भूत प्रेत थे वहां पे वो बाघ था, वो वहां से चला गया था, वहां से सारे भूत प्रेत गायब हो गए थे। और वहां से उन भूत प्रेतों के जाते ही मैं उस लड़की से कहने लगा, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है?
और तुम्हारे इतने सारे भूत प्रेत जंगली जानवर दोस्त कैसे हैं? और तुम भूत प्रेत से बातें कैसे कर सकती हो? कहीं तुम भी कोई चुड़ैल तो नहीं? मैं ऐसा उस लड़की से पूछ रहा था और तब वो लड़की भी मुझसे कहने लगी थी, बताती हूँ, सब बताती हूँ, चलो मुझे पहले कुछ खेतों में काम है, वहाँ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की चलते हुए वहाँ इस झोपड़ी के पीछे जो खेत था उस खेत में पहुँच गई और मैं भी वहीं खेत में खड़ा उसे देख रहा था। तभी वो लड़की कहने लगी, देखो मैं कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। तुम्हें पता है जब मैं सिर्फ 12 साल की थी तभी मुझे यहाँ जंगल में आना पड़ा था। मेरे पिताजी, उन्हें शराब की लत इतनी ज्यादा थी कि वो एक दिन शराब के नशे में आकर मेरी माँ को जान से मार डाला। मेरी माँ, उन्हें औषधियों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था। वो वहीं गांव में ही लोगों की बीमारियों को औषधियों से ठीक किया करती थी और जिनके बीमारी को वो ठीक करती वो लोग उन्हें खुश होकर कुछ रुपए पैसे दे दिया करते थे और उन पैसों से भी मेरे पिताजी शराब पी जाया करते थे। उस समय हमारे घर के हालात बहुत ही बुरे थे, पर एक दिन जब मेरी माँ ने मेरे पिताजी को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तब मेरे पिताजी मेरी माँ को जान से मार डाला। पर यह सब करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तब वो मुझे एक ठेके पर बेचना चाहते थे, एक शराब के ठेके पर मुझे बेचना चाहते थे। और यही कारण था कि मैं अपने घर से भागकर यहाँ जंगल में रहने चली आई। वहाँ वो लड़की ऐसा कह रही थी और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उसके पास गया और उसे कहने लगा, देखो रो मत, जो होना था वो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। तब वो लड़की भी कहने लगी थी, लेकिन मेरा क्या कसूर था? चलो मेरे माँ पिताजी ने गलती किए थे, मेरे पिताजी शराब पिया करते थे, लेकिन मेरी क्या गलती थी? एक 12 साल की बच्ची जिसे यहाँ जंगल में आकर रहना पड़ा। ना जाने कितनी रात मैं यहाँ भूखे प्यासे बिताई हूँ। मैं जानती हूँ मैं कितने दुखों को यहाँ इस जंगल में झेली हूँ और आज भी मैं यहाँ इस जंगल में दुखों को झेल ही रही हूँ। वो लड़की इतना बोल रही थी और उसके आंखों में बहुत ही ज्यादा आंसू थे। मैं उसे चुप कराते हुए बोल रहा था, देखो रो मत, जो होना था वो हो गया, रो मत। तब वो लड़की कहने लगी थी, ये तो मैं भी जानती हूँ कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन बीते हुए पल जब कभी याद आते हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं भी कहने लगा था, कोई बात नहीं, चुप रहो। फिर वो लड़की बहुत देर बाद चुप हो पाई थी और तब मैं उस लड़की से कहने लगा, लेकिन तुमने अपना नाम अभी तक नहीं बताई हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की कहने लगी, इंदुमती, मेरा नाम इंदुमती है। तो मैं भी कहने लगा, तो इंदुमती चलोगी क्या? तुम मेरे साथ मेरे गांव घूमना चाहोगी? चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। तो लड़की कहने लगी थी, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इंदुमती मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, लेकिन तुम कल फिर मेरे साथ वापस यहीं जंगल में चले आना, बस आज भर मेरे गांव चलो, मैं तुम्हें वहाँ घुमाता हूँ, तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इंदुमती कहने लगी थी, मैं आपसे कही हूँ ना कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो बार बार मुझसे ऐसा कहे जा रही थी और मैं उसे कहने लगा, आखिर क्या कारण है जिस कारण तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती? आखिर यहाँ इस जंगल में है ही क्या? तो लड़की कहने लगी, मैं नहीं जा सकती, मेरी कुछ मजबूरी है, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मौत हो जाएगी। वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी? लेकिन कैसे? यहाँ जंगल से जाने पे तुम्हारी मौत कैसे हो जाएगी? तो लड़की कहने लगी, आपको पता नहीं, यहाँ रात के वक्त मुझसे मिलने के लिए एक पेड़ पिशाचनी आती है। एक पेड़ पिशाचनी हर रात मुझसे मिलने के लिए आती है। वो भी मेरी दोस्त ही है, लेकिन वो बहुत ही अजीब सी दोस्त है। वो कभी कभी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाया करती है और कभी कभी मुझसे बहुत ही प्यार से बातें करती है। कभी कभी तो वो मेरे शरीर को नुकसान भी पहुंचा जाती है। वो कभी कभार मेरे शरीर पे खरोंचे मार कर चली जाती है। वो हर रात मेरे पास आती है, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करती है, वो मुझे कहानियां सुनाती है। और अगर एक रात भी मैं उसे यहाँ इस झोपड़ी में नहीं मिली, अगर एक रात भी मैं अगर इस झोपड़ी में नजर नहीं आई, तो वो मुझे कहीं से भी खोजकर जान से मार डालेगी। मैं चाहे जहाँ भी रहूंगी, वो पेड़ पिशाचनी मुझे ढूंढकर मार ही डालेगी। वो पेड़ पिशाचनी, वो पेड़ ही है, वो एक तरह का पेड़ ही है, लेकिन एक पिशाचनी है, पेड़ की पिशाचनी है। वो आसमान में उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है। मैं चाहे जहाँ भी रहूंगी, उसे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। वहाँ इंदुमती मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, अगर वो पेड़ पिशाचनी एक पेड़ ही है तो वो फिर घर के अंदर कैसे आ सकती है? मैं ऐसा इंदुमती से कह रहा था और तब इंदुमती भी कहने लगी थी, वो पेड़ घर के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन उसके हाथ, उसके टहनी
घर के अंदर तो आ ही सकते हैं, या फिर मैं हमेशा घर के अंदर ही तो नहीं रहूंगी ना, कभी भी बाहर आऊंगी, और जब भी मैं घर से बाहर आऊंगी तब वो पेड़ पिशाचनी मुझे मार ही डालेगी। वहां इंदुमती ऐसा कह रही थी और तब मैं इंदुमती से कहने लगा था, क्या उस पेड़ पिशाचनी से बचने का कोई उपाय नहीं है? तो इंदुमती का कहना था, पता नहीं, मैं नहीं जानती कि क्या उस पेड़ पिशाचनी से बचा जा भी सकता है या फिर नहीं, क्या उस पेड़ पिशाचनी का अंत किया जा सकता है या फिर नहीं। इंदुमती मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द ये पता करके तुम्हें बताता हूँ कि पेड़ पिशाचनी को खत्म किया जा सकता है या फिर नहीं। अगर उस पेड़ पिशाचनी से बचने का कोई उपाय होगा तो मैं जल्द से जल्द तुम्हें बचा ही लूंगा, उस पेड़ पिशाचनी से तुम्हें जल्द से जल्द आजादी दिलवा दूंगा। और तब इंदुमती भी कहने लगी थी, काश ऐसा हो पाए। हम वहां आपस में बातें कर रहे थे और अब शाम हो चली थी। इंदुमती भी कहने लगी थी कि अब जाइए, शाम हो चली है, यहाँ कुछ ही देर में सूरज डूब जाएगा और पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा, जाइए, आप यहाँ से जाइए। इंदुमती मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा था, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, यहीं छिपकर देखूंगा कि आखिर वो पेड़ पिशाचनी है कौन, वो कैसी दिखती है। मैं ऐसा कह रहा था इंदुमती से और तब इंदुमती कहने लगी थी, नहीं, आप यहाँ नहीं रुक सकते, अगर आप यहाँ पर रहोगे तो पेड़ पिशाचनी आपको जान से मार डालेगी। वो भले ही मेरी बुरी दोस्त है, लेकिन आपको देखते ही आपको जान से मार डालेगी। वो मुझे कभी कभार परेशान करती है, लेकिन आपको वो नहीं छोड़ेगी, आपको जान से मार डालेगी। आपको यहाँ से जाना चाहिए, आपका यहाँ से जाने में ही भलाई है। इंदुमती मुझसे बार बार ऐसा कह रही थी और मैं भी इंदुमती से कहने लगा था, तो फिर ठीक है, लेकिन मैं जल्द से जल्द उस पेड़ पिशाचनी से तुम्हें निजात दिलवाऊंगा। मैं इतना बोलकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक बात याद आई, ये भूत प्रेतों से बातें कैसे कर सकती है, ये जानवरों से बातें कैसे कर सकती है, उनकी भाषाएं कैसे समझ सकती है, भूत प्रेत इसके दोस्त कैसे हैं? मैं उससे पूछने लगा, भूत प्रेत तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम जानवरों से बातें कैसे कर सकती हो? तब उसका कहना था, कल बताऊंगी, अब समय तो है नहीं, कल आना, कल मैं तुम्हें इस सवाल का भी जवाब दूंगी। अब मैं भी अपनी सभी गायों को लेकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी गायों को खूंटे से बांधकर उसे थोड़ा थोड़ा चारा खाने को दे दिया और मैं खाना खाकर अपनी माँ के पास चला गया। आज मैं सोने से पहले अपनी माँ से कुछ बातें करना चाहता था। मैं अपनी माँ के पास गया और उन्हें इंदुमती के बारे में सारी घटना बताया कि कैसे वहां उस जंगल में एक लड़की रहती है। मेरी माँ इंदुमती के बारे में सभी बातें जानकर वो मुझसे कहने लगी, बेटा सावधान, वो लड़की कोई भूत प्रेत भी हो सकती है, कोई चुड़ैल भी हो सकती है, उससे थोड़ा सावधानी रहना। तो मैं अपनी माँ से कहने लगा था, नहीं माँ, इंदुमती कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है, वो भी हमारे ही तरह एक इंसान है। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि पेड़ पिशाचनी क्या होता है? क्या आप पेड़ पिशाचनी के बारे में कुछ जानती हैं? उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? तो मेरी माँ भी कहने लगी थी, हाँ, पेड़ पिशाचनी एक पेड़ ही होता है, वो एक पेड़ ही होता है, लेकिन उसके अंदर पेड़ों की आत्मा होती है। जैसा कि इंसानों के आत्माओं में से भी कुछ आत्मा बुरे होते हैं तो कुछ आत्मा अच्छे होते हैं, उसी तरह पेड़ों के आत्मा में से कुछ आत्मा अच्छे होते हैं तो कुछ आत्मा बुरे होते हैं। बुरे आत्मा जो पेड़ के अंदर समाये रहते हैं वही पेड़ पिशाचनी कहलाती है या फिर पेड़ पिशाच कहलाते हैं। मेरी माँ मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, तो फिर उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? तो मेरी माँ का कहना था, उसे खत्म करना बहुत ही आसान है, बस कैसे भी करके उस पेड़ में आग लगा दो जिसके अंदर पेड़ पिशाचनी है। वो पेड़ जलते ही पेड़ की पिशाचनी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन सावधान, पेड़ पिशाचनी बहुत ही ज्यादा चालाक होती है, वो तुम्हारे हर एक दाव को पहले ही भांप लेगी। तुम्हें जो भी करना होगा, तुम्हें अपने दिमाग में बिना सोचे उस काम को करना होगा। तुम्हें डायरेक्ट काम को करना, अपने दिमाग में नहीं सोचना है, तभी तुम उस पेड़ पिशाचनी से मुकाबला कर सकते हो। मेरी माँ मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी समझ चुका था। फिर मैं अपने बेड पर जाकर सो गया और मैं सोचने लगा, सुबह होते ही मैं एक पेट्रोल का बोतल लेकर आऊँगा, मार्केट से पेट्रोल का बोतल लेकर आऊँगा और उसे लेकर जंगल में जाऊँगा। वहाँ पेड़ पिशाचनी को इंदुमती को बुलाने के लिए कहूँगा। इंदुमती उस पेड़ पिशाचनी को बुलाएगी और उसके ऊपर मैं पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दूंगा। आग लगते वो पेड़ पिशाचनी खत्म हो जाएगी, फिर इंदुमती भी आजाद हो जाएगी। मैं यही सोचते हुए सो गया और सुबह होते ही मार्केट जाकर सबसे पहले मैं 1 लीटर पेट्रोल खरीद लाया और फिर लगभग सुबह के 10 बजे मैं अपनी गायों को लेकर जंगल में पहुंच गया।
मैं आज फिर उसी तालाब के उस पर पहुंचा जहां पर इंदुमती रहा करती थी। वहां मैं अपनी सभी गायों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और मैं हाथ में पेट्रोल को पकड़े हुए इंदुमती के पास जाने लगा। वहां जमीन पर बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी और मैं इंदुमती की झोपड़े की ओर देखते हुए उधर बढ़े जा रहा था कि तभी मेरे पैर में एक सांप ने डंक मारा। वहां घास में एक बड़ा सा कोबरा, एक नाग बैठा हुआ था जिसने मेरे पैर में काटा था और उसके काटते ही मुझे काफी ज्यादा चक्कर आना शुरू हो गया था। मैं थोड़ा दूर ही आगे जा पाया था और थोड़ा दूर आगे जाते जाते मेरी आंखें बंद होना शुरू हो गई थी। मेरे हाथ में पेट्रोल का डब्बा था और मैं आवाजें लगाकर इंदुमती को पुकार रहा था, क्योंकि हाँ, इस जंगल में सिर्फ इंदुमती ही थी जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं काफी तेज तेज आवाजें लगाकर इंदुमती को पुकार रहा था और फिर कुछ ही देर में मैं जमीन पर गिर पड़ा था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं इंदुमती के झोपड़े में था। इंदुमती वहीं मेरे बगल में बैठी एक पत्ते के पंखे से हवा कर रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। मेरे पैर पे जहाँ पे सांप ने काटा था, जहाँ पे सांप ने डंक मारा था, वहां पे किसी तरह के लेप को लगाया गया था और मैं इंदुमती के चेहरे की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें सांप ने थोड़ी ना काटा है, सांप ने तो मुझे डंक मारा है, फिर तुम क्यों रो रही हो? मेरे इस बात को सुनकर इंदुमती थोड़ा गुस्से में कहने लगी थी, मैं प्याज काट रही थी, प्याज काटने की वजह से मेरे आंखों में आंसू हैं। वो ऐसा कहते हुए गुस्से में वहां से उठकर चली गई थी और मैं भी अपनी जगह से उठा और थोड़ा सा लंगड़ाता हुआ इंदुमती के पास पहुंचा और इंदुमती से कहने लगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे सांप ने काटा है? और मैं तो इस झोपड़ी से काफी दूर गिरा हुआ था, वहां जमीन पर गिर पड़ा था और तुम मुझे वहां से उठाकर यहाँ इस झोपड़ी में कैसे लेकर आ पाई? क्या तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा ताकत है? तो वो भी कहने लगी थी, तो आपको क्या लगता है मेरे अंदर इतना भी ज्यादा ताकत नहीं है कि मैं आपको उठा ना सकूं? मैं भी कहने लगा था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे शरीर से सांप के जहर को कैसे खत्म किया? तुम्हें पता था कि सांप के जहर को कैसे खत्म किया जा सकता है? अब मेरी इस बात को सुनकर वो भी थोड़े गुस्से में कहने लगी थी, मैं यहाँ इस किताब को पढ़ती कहाँ हूँ? मैं इसे खोलकर तो देखती रहती हूँ। यहाँ जो मेरे पास औषधि वाली किताब है, मैं इसे पढ़ती थोड़ी ना हूँ, मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ, मुझे कहाँ से पता रहेगा? अब मैं भी कहने लगा, अच्छा मतलब तुम्हें नॉलेज है, तुम जानती हो कि सांप के जहर को कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं ऐसा इंदुमती से कह रहा था और इंदुमती मेरी इस बात को सुनकर चुपचाप खड़ी थी और तभी मेरी नजर पड़ी वहां इंदुमती के शरीर पे। इंदुमती के शरीर से जगह जगह से खून टपक रहे थे। वहां उसके हाथों पर, उसके शरीर पर कई जगह घाव बने हुए थे जहां से खून टपक रहे थे। और मैं इंदुमती से कहने लगा, ये तुम्हारे शरीर से खून कैसे टपक रहे हैं? तब इंदुमती मुझसे मायूस भरे नजरों से कहने लगी थी, वही पेड़ पिशाचनी आई थी, आज रात में पेड़ पिशाचनी आई थी। वो मुझसे बातें कर रही थी और पता नहीं बातें करते करते उसे क्या हुआ, वो अचानक से मेरे ऊपर गुस्सा हो गई और वो मुझे नुकसान पहुंचा कर चली गई। इसी कारण मेरे शरीर पर घाव बन गए हैं। इंदुमती मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं इंदुमती से कहने लगा था, तुम्हें पता है वो पेड़ पिशाचनी रहती कहाँ है? और जो मेरे हाथ में डब्बा था जो मैं अपने साथ लेकर आया था, वो कहाँ है? तो इंदुमती कहने लगी, वो रहा, वो शायद पेट्रोल का डब्बा है जो वहां आपके पास ही गिरा हुआ था और मैं उसे भी उठाकर यहाँ इस झोपड़ी में लाकर रख दी, यहीं उस कोने में रखा हुआ है। अब मैं भी कहने लगा, तो ठीक है, बुलाओ उस पेड़ पिशाचनी को, बुलाओ। कहाँ रहती वो पिशाचनी? क्या तुम जानती हो या फिर तुम उसे बुला सकती हो? तो इंदुमती कहने लगी थी, नहीं, वो दिन के वक्त नहीं आती, पेड़ पिशाचनी जब भी आएगी तो रात के वक्त ही आएगी, अगर मैं उसे बुलाऊंगी भी तो वो अभी नहीं आएगी। इंदुमती ऐसा कह रही थी और मैं कहने लगा, तो फिर ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ यहीं तुम्हारे झोपड़े में ही रहूंगा और आज उस पेड़ पिशाचनी का आखिरी दिन है। देखो, शाम के वक्त, रात के वक्त वो पेड़ पिशाचनी जब कभी भी आएगी तब तुम उसे अपने बातों में उलझाना और मैं पीछे से उसके ऊपर ये पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दूंगा। आग लगते ही वो पेड़ पिशाचनी खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा इंदुमती से कह रहा था और इंदुमती कहने लगी थी, आपको क्या लगता है उस पेड़ पिशाचनी को मारना इतना आसान है? नहीं, वो पेड़ पिशाचनी बहुत ही चालाक है, उसे अपने बातों में उलझाना इतना आसान नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। और आपको किसने कहा कि आग लगाने से वो पेड़ पिशाचनी खत्म हो जाएगी? तो मैं भी उससे कहने लगा, ऐसा मेरी माँ ने मुझे कहा है, मैं तुम्हारे बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता चुका हूँ कि तुम यहाँ कैसे इस जंगल में रहती हो। तब इंदुमती भी कहने लगी थी, अगर ऐसा आपकी माँ ने कहा है तो हो सकता है वो खत्म हो जाए,
यकीनन आपकी माँ उस पेड़ पिशाचनी के बारे में जरूर जानती होगी, तभी तो आपको ये बता पाई है। तब मैं भी कहने लगा, ठीक है, फिर कैसे भी करके तुम्हें उस पेड़ पिशाचनी को अपने बातों में उलझाना है, कैसे भी करके उसे अपने बातों में फंसाना है। उसके बाद मैं उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दूंगा और उस पेड़ में आग लगते ही वो पेड़ पिशाचनी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन एक खास बात, तुम्हें अपने दिमाग में इसके बारे में नहीं सोचना है कि मैं उसके ऊपर पेट्रोल डालूंगा और उसमें आग लगाऊंगा। ये तुम्हारे दिमाग में नहीं सोचना है और ना ही मैं अपने दिमाग में सोचूंगा। उसके ऊपर डायरेक्ट पेट्रोल डालूंगा और उसमें आग लगा दूंगा। हो सकता है वो हमारे दिमाग पढ़ ले, वो हमारे मन की बातों को पढ़ ले। इसीलिए कभी भी तुम्हें अपने मन में ये बात नहीं सोचनी है। मैं ऐसा इंदुमती से कह रहा था और इंदुमती भी मान गई थी। फिर कुछ ही देर में शाम हो गई और शाम के वक्त मैं अपनी सभी गायों को वहीं झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर लाकर बिठा दिया। उसे खाने के लिए एक पेड़ से कुछ पत्तों को तोड़कर उसे दे दिया और फिर कुछ ही देर में काला अंधेरा वहां पूरी जगह फैल चुका था। मैं अपनी जेब से मोबाइल फोन को निकाला और उसमें टाइम देखा। समय रात के 8 बजे का था और मैं इंदुमती के साथ उसी झोपड़े में था। मैं इंतजार कर रहा था कि कब आएगी वो पेड़ पिशाचनी। मैं वहां ऐसे ही लगभग 2 घंटे तक इंतजार करता रहा और 2 घंटे बाद वहां से धम धम की आवाज आना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन पर कोई भारी चीज चल रहा हो, जैसे जमीन पर किसी भारी चीज को पटका जा रहा हो। और मैं समझ गया था यकीनन वो पेड़ पिशाचनी आ रही है, वो पेड़ पिशाचनी। मैं सावधान हो गया था। मैं पेट्रोल के डब्बे को वहीं उसी झोपड़ी के कोने में छिपा दिया था और मैं इंदुमती से कह दिया था, कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचना कि यहाँ पे पेट्रोल है और मैं उस पेड़ के पिशाचनी पर डालूंगा और उसमें आग लगाऊंगा। ऐसा तुम्हें कभी भी अपने मन में नहीं सोचना है। अब इंदुमती भी मान गई थी और कुछ ही देर में वहां वो पेड़ पिशाचनी पहुंच चुकी थी। और तब मैंने देखा था ये एक सूखा हुआ पेड़ था, लेकिन उसमें आंखें थी, उसके टहनी। ऐसा लग रहा था कि ये इस पेड़ की टहनी नहीं बल्कि इस पेड़ के हाथ हैं। वहां उस पेड़ के पैर भी थे और वहां वो पेड़ पिशाचनी। मुझे देखते ही वो इंदुमती पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो इंदुमती से कहने लगी थी, कौन है ये, कौन है ये इंसान। वो बहुत ही भारी आवाज में बोल रही थी और तब इंदुमती कहने लगी थी, ये मेरा दोस्त है, देखो इसे तुम कुछ नुकसान मत पहुंचाना, ये मेरा दोस्त है। इंदुमती ऐसा उस पेड़ पिशाचनी से बोल रही थी और पेड़ पिशाचनी इंदुमती के इस बात को सुनते ही इंदुमती पे अपने एक टहनी जैसे दिखने वाले हाथ से वार किया था और वो टहनी इंदुमती के सर में जाकर लगी थी। इंदुमती के सर में वो टहनी लगते ही इंदुमती काफी दूर जाकर गिरी थी और तब पेड़ पिशाचनी चिल्लाते हुए इंदुमती से कहने लगी थी, इंदुमती, तुम्हारा दोस्त सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। मैं इसे अभी के अभी जान से मार डालूंगी। वहां पेड़ पिशाचनी ऐसा कह रही थी और तभी इंदुमती अपने जगह से उठ खड़ी हुई। वो पेड़ पिशाचनी से बातें करने लगी। वो पेड़ पिशाचनी को अपने बात के जाल में उलझाना चाहती थी, लेकिन पेड़ पिशाचनी मेरी ओर पलट चुकी थी। वो मेरी ओर पलटकर मेरे ऊपर अब वार करना चाहती थी। तभी उसने अपने एक टहनी को काफी तेजी से घुमाया और एक जोरदार फटका मेरे सर पर दे मारा। मेरे सर पर उसके टहनी लगते ही मेरे सर से खून बहना शुरू हो गए थे, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे। और तभी इंदुमती उसके पास आ गई और उसके पास आकर कहने लगी, इसे छोड़ दो, ये मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ तुम हो मेरे दोस्त। देखो तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाऊंगी। इंदुमती ऐसा कह रही थी, लेकिन वो पेड़ पिशाचनी अभी भी मेरे ऊपर वार करना चाहती थी, मुझे जान से मार डालना चाहती थी। लेकिन इंदुमती उस पेड़ पिशाचनी के एक पैर को पकड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाए जा रही थी। वो उसे कह रही थी, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, तुम मेरा एक बात नहीं मान सकती। वहां आपस में बातें कर रही थी और मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं भागते हुए झोपड़ी के अंदर गया और झोपड़ी से पेट्रोल का डब्बा लाकर उस पेड़ पिशाचनी के ऊपर डाल दिया। वो पेड़ पिशाचनी इंदुमती से बातें करने में व्यस्त थी और मैं वो पेट्रोल उसके ऊपर डाल दिया। वो पेट्रोल उसके ऊपर पड़ते ही अब वो समझ चुकी थी कि अब मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। वो पेड़ पिशाचनी वहां से जंगल की ओर भागना शुरू हो गई थी और मैं अपने हाथ में माचिस को पकड़े उसके पीछे पीछे भागे जा रहा था। वो पेड़ पिशाचनी काफी रफ्तार से जंगल की ओर भाग रही थी और मैं भी उसके पीछे पीछे भागता भागता अपने हाथ में माचिस को जलाया और उस पेड़ पिशाचनी के ऊपर फेंक दिया। वो माचिस
पेड़ पिशाचनी के ऊपर जाते उसमें धू धू करके आग जल चुकी थी। वो पेड़ पिशाचनी धू धू करके जल रही थी और तभी मैंने देखा वो पेड़ पिशाचनी वहां तालाब की ओर भागना शुरू हो गई थी और उसे देखते मैं हैरान था। मैंने पहले तो ये सोचा ही नहीं था कि ये पेड़ पिशाचनी यहाँ तालाब में जाकर अपनी आग को बुझा सकती है। तभी मैं इंदुमती से कहने लगा, इंदुमती तुम उस जादूगरनी की आत्मा को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, वरना ये पेड़ पिशाचनी अपनी आग को बुझा लेगी। और तभी इंदुमती अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी और कुछ ही देर में वहां पे वो जादूगरनी की आत्मा पहुंच चुकी थी। वो काले कपड़े में थी और तब इंदुमती कहने लगी थी, कैसे भी करके उस पेड़ पिशाचनी को रोकना है, उसे तालाब में जाने से रोकना है। और तब वो जादूगरनी की आत्मा अपने हाथ के एक उंगली को आगे की थी और तब उसके उंगली से एक रोशनी निकली थी और वो रोशनी निकलते ही वो पेड़ पिशाचनी अपनी ही जगह पर अटक चुकी थी। वहां तालाब के पास पहुंचने ही वाली थी, लेकिन वो अपनी जगह पर ही अटक चुकी थी। वहां वो धू धू करके जले जा रही थी और फिर कुछ ही देर में देखते ही देखते वहां लकड़ियां जलकर सिर्फ कोयला बचा था, सिर्फ कोयला बचा था। और अब वो जादूगरनी की आत्मा भी वहां से गायब हो चुकी थी। उसके गायब होते ही मैं समझ चुका था कि उस पेड़ पिशाचनी का खात्मा हो चुका है। मैं इंदुमती से कहने लगा, चलो उस पेड़ पिशाचनी का तो अंत हो चुका है, तो क्या तुम अब मेरे गांव चलना चाहोगी, तुम मेरे घर चलना चाहोगी? तो इंदुमती कहने लगी थी, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे घर वाले गुस्सा नहीं होंगे तुम्हारे ऊपर? तो मैं उससे कहने लगा, मैं तो तुम्हारे बारे में उन्हें पहले ही बता चुका हूँ, चलो मेरे साथ चलो। तो वो भी कहने लगी, लेकिन रात तो काफी ज्यादा हो चुकी है, क्या रात के वक्त हम ऐसे जाएंगे? तो मैं भी कहने लगा, मेरे पास ये फोन है ना, इसमें फ्लैश लाइट को जलाकर हम अपने गांव जा सकते हैं। यहाँ के जानवर तुम्हारे दोस्त हैं, तुम जानवरों की भाषा जानती हो, इसी वजह से जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलो हम अभी के अभी अपने घर चलते हैं। फिर मैं अपनी सारी गायों को लेकर इंदुमती के साथ अपने घर पहुंच गया। मेरे माँ पिताजी भी इंदुमती को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें पहले ही इंदुमती के बारे में पता था, मैं उन्हें पहले ही बता चुका था। मेरे पिताजी कहने लगे थे, इतनी सुंदर लड़की, अगर तुम इससे प्यार करते थे तो तुम इसे पहले ही अपने घर क्यों नहीं लेकर आए? मेरे पिताजी ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, पिताजी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा पिताजी से बोल रहा था और तब मेरी माँ कहने लगी थी, आओ घर के अंदर आओ। फिर हम घर के अंदर आ गए और सबसे पहले मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया। इंदुमती भी नहा धोकर फ्रेश हो गई। मेरी माँ उसे पहनने के लिए एक साड़ी दे दी और अगले दिन सबसे पहले मैं इंदुमती को अपने साथ लेकर मार्केट चला गया और फिर वहाँ उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाकर अपने घर वापस आ गया। और अब हम यहाँ साथ साथ रहने लगे। इंदुमती जो मुझसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती है और घर वालों को भी इंदुमती बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तुम दोनों की आपस में शादी करवा देता हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों से कहता हूँ कि मेरे पसंद करने से कुछ नहीं होता। इंदुमती को भी तो मुझे पसंद करना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तब तक हम आपस में शादी नहीं कर सकते। और मेरे घर वाले भी कहते हैं, इंदुमती तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, तुम उसे एक बार बोलकर भी तो देखो। लेकिन मैं डरता हूँ, मैं ये बात से डरता हूँ कि कहीं इंदुमती को ऐसा ना लगे कि मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। यही सोचकर मैं आज तक कभी भी इंदुमती को ये नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो सकता है कभी भविष्य में इंदुमती मुझसे ऐसा कह पाए, इंदुमती मुझसे ऐसा कहे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और तब जाकर मैं उसके साथ शादी करूँगा। उससे पहले मैं उसे नहीं कहने वाला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि कहीं इंदुमती को ऐसा ना लगे कि मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ।